नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी छवि एक साफ सुथरी और समझदार नेता की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ युवा नेता सचिन पायलट की। वेलकम टू द शो सचिन। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए, यूपीए 2 ने बजट पेश किया। बीजेपी जो है इसे एक लॉलीपॉप बजट कह रही है, और वैसा लॉलीपॉप जिसमें शुगर नहीं है, बिल्कुल खारिज। बीजेपी ने बजट की आलोचना करी, थोड़ा स्वाभाविक भी है क्योंकि विपक्ष में रहकर भूमिका उनकी विरोध करने की रहती है। लेकिन अगर कोई सकारात्मक अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन ये बजट जो था, इतने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के रहते हुए वित्त मंत्री जी ने जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम से जो सामाजिक इलाके में हम लोग को खर्च करना था, बिजली पे, सड़क पे, पानी पे, सैनिटेशन पे, हेल्थ केयर पे, उन तमाम बजटों का उन्होंने इजाफा किया है। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने जो फोकस किया वो किसानों पर, महिलाओं पर, पिछड़े वर्ग पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। और हमेशा हमारे बजट आवंटन के अंदर ये वैसा वर्ग रहता है जो कहीं ना कहीं वंचित रहता है। तो इसलिए आलोचना करना बड़ा आसान है। एक मुद्दा जिनको उन्होंने भी जिक्र किया, मैं भी करना चाहता हूँ, महंगाई का मुद्दा। महंगाई काफ़ी बड़ी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो फूड इन्फ्लेशन है उसको हम लोगों को कंट्रोल करने में और मेहनत करनी होगी। इसमें सबका सहयोग, सारी पार्टियों का और खासकर राज्य सरकारों का हमको लेना चाहिए। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं था, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात नहीं की है आपने। जो है सब कुछ मिला जुला करके, जिसे कहते हैं ना, एक अकाउंटेंट का बजट पेश कर दिया है। नहीं, देखिए, इस बजट में जो विजन था वो नौजवानों के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा। उनको जो स्किल्स चाहिए, आज इतने नौजवान हमारे देश में हैं जो बीए, एमए, डबल एमए, पीएचडी करके घूम रहे हैं, नौकरी उनको नहीं मिलती हैं क्योंकि जो कोर्स उनको पढ़ाए जाते हैं, जिसका डिप्लोमा डिग्री वो लेकर घूमते हैं, भटकते रहते हैं, वो बेरोजगार रह जाते हैं। हम लोगों को ऐसा स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल्स उनको देना होगा ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सकें। ग्रेजुएट बनना आसान है, लेकिन एम्प्लॉयबल बनना, उन फैक्ट्रियों में, कारखानों में अपने हाथों से वो स्किल्स कर वो अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम हो सकें, उसके लिए हमने नई स्कीम शुरू करी है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास ऊर्जा है, सोच है, एनर्जी है, काम करना चाहते हैं, लेकिन संसाधन नहीं पाए। लेकिन एक साल में या आप क्या कर लेंगे? अगर आपको ये करना ही था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप पिछले 8 साल से हैं सरकार में, आप तब कर सकते थे। ये कहना शायद पूरी तरह सच नहीं होगा कि पिछले 7-8 सालों में युवाओं को हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जितने हर प्रदेश में आज IIT IIM बना है, पहले सिर्फ 2, 4, 5, 6 हुआ करते थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 14 हम लोगों ने खोली हैं। शिक्षा के संसाधन, प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, उस पर ध्यान फोकस किया है। और प्रधानमंत्री खुद, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत प्रोफेसर रह चुके हैं, उनका खुद मन है कि नौजवानों को जब तक शिक्षा का वरदान हम नहीं देंगे तब तक सारे जो आवंटन है, प्रोग्राम, पॉलिसी है, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन आज की डेट में तो इंस्टेंट कॉफी वाला जमाना है, हर किसी को इंस्टेंट चाहिए। आपने इंस्टेंट इस साल क्या आपने दिया कि लोग कहे कि हाँ, इसके बूते पर हम इस वजह से 2014 में फिर से यूपीए 2 को लाएं? वो नज़रिया मैं समझता हूँ पूरा सही नहीं है। अगर हम सिर्फ चुनावों के दृष्टिकोण से अपने बजट पेश करेंगे तो वित्तीय घाटा क्या है, नफ़ा नुकसान क्या है, सब घटा जोड़ जो है सब फेल हो जाएगा। इलेक्शन देश में हमेशा आते रहते हैं। आने वाले 2013 के अंदर 7, 8, 10 विधानसभा के चुनाव होंगे, अगले साल लोकसभा का चुनाव है। लेकिन चुनावों का गणित देखने के लिए, वोट लुभाने के लिए अगर हम लोग बजट बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। और हमारी सरकार ने, वित्त मंत्री ने, हम सब लोगों ने ये बड़ा सोच समझ कर निर्णय लिया कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल बजट देना है। ये बजट जो है ये सस्टेनेबल, डीप रूटेड ऐसा बजट है जो वित्तीय घाटे को कम कर रहा है, आधार योजना को लेकर जा रहे हैं, लोगों तक पैसा सीधा पहुंचे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ये सारे ऐसे आइटम हैं जो आज नहीं, 6 महीने के बाद लोगों को पता पड़ेगा कि हम लोग लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कल वित्त मंत्री ने ये कहा कि धैर्य और संयम की बात है, कल ये बात की और आज पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया, इसका क्या मतलब है? पेट्रोल का प्राइस ऐसा है, आपको लगता है कि कोई सरकार, कोई मंत्री, पेट्रोल प्राइस इज इक्वल टू महंगाई, तो महंगाई जैसे जो मुद्दा है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्यों? मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, आपको लगता है कि अपनी इच्छा से उसको मज़ा आता है दाम बढ़ाने में या पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने में? जब भाजपा के हमारे दोस्त ने कहा, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो हमारी तेल की कीमत नहीं बढ़ती थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कीमत थी $30, आज $150। अब अगर बढ़ रहा है और हमको खरीदना है तो कहीं ना कहीं तो उसमें इजाफा करना बहुत मजबूरी के बावजूद हमें करना पड़ता है। महंगाई का सबसे बड़ा बोझ जो है वो आज की डेट में इंडियन मिडिल क्लास फेस कर रहा है। उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो पा रही है जिससे उसको लगे कि ओह, दिस इज माई गवर्नमेंट। आप आम आदमी की बात आप लोग करते हैं, लेकिन आम आदमी तो वैसे ही और भी दबता
चला जा रहा है, कैसे होगा? मेरा मानना तो यह है अनुराधा जी कि इस देश में जिस मिडिल क्लास की चर्चा आप भी कर रही हैं वो बहुत सीमित नहीं है। मिडिल क्लास 30 करोड़ व्यक्ति हैं ऐसा नहीं है, ऐसे 50-60 करोड़ लोग देश के ऐसे हैं जिनकी इनकम मिडिल क्लास नहीं है लेकिन उनकी एस्पिरेशन मिडिल क्लास की हैं। हमें तो एक मिडिल क्लास भी है, एक वर्चुअल मिडिल क्लास भी है और इन दोनों को साथ रखकर चलना होगा। और ये कोई बहुत आसान काम नहीं, बहुत गंभीर चुनौती है और इसका हम मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन एक बजट में, एक भाषण में 1.5-2 घंटे में आप समझती हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हो सके, वो शायद संभव नहीं। 2014 का इलेक्शन आ रहा है, आप लोग यूपीए 2 के बाद यूपीए 3 की तैयारी में है। उससे पहले ही आपके मेजर अलाइज जो है सब दुखी हैं, कुछ तो निकल गए, कुछ निकलने के फिराक में हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। आप अपने अलाइज को कैसे बांध के रखेंगे? आपको याद है 90 के दशक में बार बार चुनाव हुए थे, 96 में, 98 में, 99 में, लगातार सरकारें गिरती रहती थी, लेकिन 8.5-9 साल तक एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया। कौन एलआई जाने की ताक में मैं जानता नहीं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन मेरा ये मानना है जो विपक्ष हमारा है, आज भाजपा मुख्य प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऑपोजिशन में है, जो एनडीए है वही अपने आप में निमटता चला जा रहा है। नवीन पटनायक जी छोड़ के चले गए हैं, नीतीश कुमार जी का पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, चौटाला जी हैं कि नहीं हैं, नहीं लोभा हम किसी को नहीं रहे। लेकिन अगर कोई अपने बूते ही किसी झगड़ा कर बैठे तो उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो देश को विकसित करना चाहते हैं, जो सेकुलर माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब लोग इकट्ठा होकर आएँ ताकि इस देश में एक मजबूत सरकार हम लोग पुनः दे सकें। यूपीए 3 का जो आप बात कर रही थी, देखिए हम कोई बहुत पॉम्पस या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हम जानते हैं कि लोगों का आशीर्वाद तीसरी बार लेना कोई आसान नहीं है, लेकिन जो काम हमने किया, मैंने कहता हूं कि सब लोगों की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दी, हमने कहीं गलती नहीं करी होगी। लेकिन एक ईमानदारी के साथ सोनिया जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक सरकार चलाने का काम किया। अब जब चुनाव होगा, समीकरण बनेंगे, अब कौन पीएम पद का दावेदार भाजपा का है वो समझ में नहीं आ रहा। कभी मोदी जी का नाम आता है, फिर बाकी नेता उससे खार खा जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से कौन है? आप लोगों ने राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनवाया, अब उनका नाम डिक्लेयर कर लेना चाहिए। देखिए परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज विपक्ष में कोई ऐसा नेता के ऊपर कंसेंसस नहीं बन रहा है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी हैं और 1.5 साल और पीएम रहेंगे वो। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को लीड करेंगे, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे सवाल ये पूछना है कि भाजपा इतनी चर्चा करती है, वो नाम डिक्लेयर करेंगे क्या मोदी साहब? लेकिन समा तो ऐसे ही बना पड़ा है कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी। वो आप कहती हैं, अखबारों में छपता है, हम तो किसी के वर्सेस नहीं है। अभी तो चुनौती है, आप डिक्लेयर कर दीजिए आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, वहीं पूरा कुनबा टूट जाएगा। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी युवा नेता हैं, ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी एक दिल्ली के कॉलेज में आए थे और जिस तरीके से उनकी इमेज या उनके पीछे पीछे युवाओं का कुनबा जा रहा है, आपको थोड़ा डर नहीं लग रहा है? राजनीति में डर किस बात का है? अगर राहुल गांधी से जो युवा नेता वाली जो इमेज है, वो छवि, वो भी निकलती चली जा रही, क्योंकि युवा उनके साथ है ही नहीं। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, आप उनका जिक्र कर रही थी, वो मुख्यमंत्री बने, जनता ने चुना, मैं पूरा सम्मान उनका करता हूं क्योंकि गुजरात की जनता ने तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आप मत भूलिएगा कि तरुण गोगोई जो असम के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार जीत कर आए हैं कांग्रेस पार्टी के। शीला दीक्षित जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं दिल्ली की। हम तो नहीं अपनी छाती रोज पीटते हैं, ढंढोरा बजाते हैं कि हमने पता नहीं कितना बड़ा किला फतेह कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आज भाजपा का भी एक सीमित दायरा है। वो दक्षिण भारत में भाजपा नहीं है, पूर्व में नहीं है, ईस्ट में नहीं है। मोदी साहब कितनी वोट बटोर लेंगे जाके केरला में, तमिलनाडु में, केरला में, इसका जवाब मुझे कोई दे दे। और राहुल गांधी जैसे नेता है जिनका व्यक्तित्व मैं समझता हूँ एक भाषा, धर्म, जाति, समाज, इन सब से ऊपर कर एक यूनाइटिंग फोर्स है। वो चाहे जम्मू जाएं, चाहे केरला जाएं, चाहे असम जाएं, लोग वहाँ सुनने आते हैं, उनसे जुड़ते हैं और खासकर नौजवान वर्ग जुड़ता है। लेकिन वही राहुल गांधी की उनकी जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द इलेक्शन, इतना जादू का करिश्मा, आप उस पे क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए हम ये सोचे, बिल्कुल देखिए जो चुनाव हम लड़े पूरे जी जान से लड़े, मेहनत से लड़े और डंके की चोट पर लड़े। हम हार गए, हमने स्वीकार किया, हम फिर लड़ेंगे और दोबारा जीतकर दिखाएंगे। और राहुल गांधी जी ने खुद आके चौड़े में कहा कि भाई मैं इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मुख्य प्रचारक था और इस चुनाव हम लोग हारे हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, दोबारा लड़ेंगे और फिर जीत के दिखाएंगे। आपको लगता है कि 2014 का जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा? भारतवर्ष में कभी भी चुनाव
एक्स वर्सेस वाई नहीं होता है। कोलिशन पॉलिटिक्स है, सामूहिक रूप से हम लोग लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, मैंने आपको बता दिया, सब जानते हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस है, जहाँ नाना प्रकार के नेता हैं, कोई वीएचपी का है, कोई आरएसएस का है, कोई बजरंग दल का है, कोई किसी से संबंधित है, वहां पर जो असली मामला आप देखिएगा, असली ज्यादा रोमांच अनुराधा जी उसमें आपको आएगा। आप विश्लेषण करिए कि भाजपा के अंदर अगले 2-4-6 महीने में क्या होता है। लेकिन अगर मोदी की बात की जाए, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेवलपमेंट किया है, इस बात की छाप नरेंद्र मोदी के ऊपर लग चुकी है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब राहुल गांधी के ऊपर किसी भी चीज की छाप नहीं लगी है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया मैनेजर भी हैं और अपना जो प्रेजेंटेशन है करना कराना उनसे अच्छा किसी को नहीं आता। लेकिन वहाँ के लोग भी हैं, वहाँ के बिजनेसमैन भी हैं, किसान भी हैं, जिन्होंने मेहनत कर उस प्रदेश को बनाया जो आज प्रदेश है। आप इस बात को तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है, वो ट्रैक रिकॉर्ड उनके साथ चलेगा, जिन्होंने गुजरात में इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया। आपको ये क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे वो श्रेय लेना चाहता हूं? मैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड की तो प्रशंसा करता हूं, क्योंकि 3 बार जो चुनाव जीता है कुछ तो किया होगा। लेकिन वो गुजरात में सीमित रहकर मैं नहीं समझता हूं कि 120 करोड़ के इस मुल्क के अंदर वो अपने एक ऐसा कंसेंसस बना पाएंगे अपने नेतृत्व का। और मैं ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसको नेता बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन भाजपा के अंदर भी बहुत सारे सक्षम नेता हैं। अब कौन प्रोजेक्ट किया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि वो इस बात को प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं कि उनकी कमीज ज्यादा अच्छी है, और खास करके युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी इज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर यंगस्टर्स। लेट्स एक्सेप्ट इट। मैं उनका विरोधी नहीं हूं और मेरा व्यक्तिगत राजनीति में किसी से विरोध नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मेरा विरोध है उस सोच का, उस विचारधारा का जो लोगों को तोड़ना चाहता है। 2014 में आम चुनाव होगा, जनता निर्णय करेगी, और जनता जनार्दन है, जिसको चुनाव जिताकर मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, हम सबको स्वीकार होगा। लेकिन अपनी बात कहने में, करने में, लोगों को समझाने में, कन्विंस करने में, उसमें हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे काम से, हमारे नेताओं के नेतृत्व में 2014 में UPA 3 का गठन दोबारा होगा, बल्कि दोबारा होगा। मतलब आप बड़े उससे बोल रहे हैं, डंके की चोट। हमने काम किया है और लोगों के सामने है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज कोई कह सकता है कि हम लोगों ने प्रोग्रेस नहीं करी। 8 साल के जो कार्यकाल रहा उसमें 6 वर्ष ऐसे थे जहाँ GDP ग्रोथ 8% से ज़्यादा थी। आज थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन दोबारा साल 6 महीने में इसको हम वापस ट्रैक पर लेकर आएंगे। राहुल गांधी के कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनने के बाद कुछ बदला है कांग्रेस में? वहाँ पे सिस्टमैटिक चेंज की जो बात करते हैं राहुल गांधी, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है? देखिए, चेंज एक प्रोसेस है, ये एक बटन दबाने वाला चेंज नहीं है कि आज मैंने इनको उठा के इनको लगा दिया। और उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो बदलाव भी आएगा, और जो जिस चेहरे मोहरे को लोग देखना चाहते हैं, जो जनभावना से जुड़े हुए नेता होते हैं, जो लोगों के दिलो दिमाग में जगह कर सकते हैं अपने मेहनत से, अपनी कार्यकुशलता से, उन लोगों को तवज्जो देकर हम लोग चाहते हैं कि पार्टी के अंदर और महत्व देकर उनको आगे लेकर आएं। अब फिर से आपके चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, खास करके राजस्थान का। वहां आपकी स्थिति क्या है? हमारी सरकार वहां पर है और पिछले 4 साल में हम लोगों ने अच्छा काम किया है। अब दोबारा चुनाव होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी पुनः एक बार सरकार बनाएगी राजस्थान। कहा तो ये जा रहा है कि सचिन पायलट वहां पे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो रहे हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं ये पार्टी के विधायक जीत कर आते हैं, फिर पार्टी का हाईकमान और MLA चुनकर डिसाइड करते हैं। क्या सचिन पायलट इसके लिए ओपन है कि वो चीफ मिनिस्टर राजस्थान के बन सकते हैं? देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ अनुराधा जी, जिसने बहुत जल्दी मुझे बहुत अच्छे अवसर मिले, और मैं बहुत कम उम्र में सांसद बना, दूसरी बार बना, आज मैं मंत्री ग्रुप में काम कर रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत संतोष है, मुझे अब तक इस पार्टी ने जो कुछ दिया, जो मुझे मौके मिले, और मेरी कोई बहुत लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं है। पर ये बताइए, क्या आपकी पार्टी राजस्थान में दोबारा आएगी? क्योंकि वसुंधरा जी का तो दबदबा अभी से ही लग रहा है कि वो बिल्कुल सरकार में आ रही है। राजनीति इतनी आसान नहीं है, अलग अलग समय बदलता है, भी 11-10 महीने बड़े हैं। जब चुनाव होगा, जो अच्छा काम करेगा, जनता पसंद करेगी, वो चुनाव दोबारा 4 बार भी जीतेगा। तो राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन चला, उनके रिजर्वेशन की बात हुई, इलेक्शंस आ रहे हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल सा माहौल है, आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है। आपका क्या व्यू है, क्या होना चाहिए वहाँ पे? जिस मांग को हम लोग लेकर चले थे, इस सरकार ने उस मांग को माना और 5% एक अलग से आरक्षित ग्रुप बनाकर उसको आरक्षण दिया गया। सरकार ने उस कानून को पास कराया, गवर्नर ने नोटिफाई किया, हम लोगों ने लागू कर दिया। अब हाई कोर्ट में किसी ने PIL डालकर उस पर स्टे लिया है। आज मामला कोर्ट में लंबित है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस स्टे को हम लोग विकेट करा सकें, ताकि दोबारा इस कानून को हम लोग लागू कर सकें। अच्छा, ये बताइए सचिन, आप
कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? एक जस्ट फॉर एज द कंपनीज देखते हैं या ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखते हैं? आज का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर। 1,20,00,000 नए रोजगार हमको हर वर्ष चाहिए नौजवानों को जो वर्कफोर्स में ज्वाइन करते हैं। और ये नए रोज़गार कहाँ से आएंगे? सरकारी नौकरी कितनी दे सकती है? प्राइवेट सेक्टर ही जॉब क्रिएशन पैदा कर सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी में। और बड़े बड़े घराने नहीं, जो छोटे छोटे मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज़ हैं। और मेरा तो मानना है कि जो कॉर्पोरेट जगत है, जो कॉर्पोरेट की एक मानसिकता बनी है कि बड़े कॉन्फ्रेंस रूम, बड़े होटल, बड़े शहर और चौकाचौंध जो एक छवि बनी हुई है, उसको कहीं मैं तोड़ना चाहता हूँ। और गाँव में, देहात में, छोटे शहरों में, Tier 3, Tier 4 शहरों, सिटीज़ में जाके वहाँ पर हम लोग उद्योग लगाएं। इन उद्योगपतियों को मैंने कई बार कहा, मैंने कहा आप सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम में एयर कंडीशन में बैठ के भाषण दोगे अपने शेयर होल्डर्स को, हम वो नहीं चाहते हैं। जहाँ फैक्ट्री आपकी है, जहाँ खुदाई हो रही है, जहाँ खान है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे जाके लोगों से संवाद हम लोग बने। क्योंकि जो खाई है अनुराधा जी, अमीर और गरीब की, और गाँव और शहर की, ये बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इस खाई को हम कैसे टाप सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन एग्जीक्यूशन ये कैसे होगा? आप क्या अच्छा सवाल पूछा आपने। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ आपको। अब ये बिल हमने कंपनीज बिल पास किया लोकसभा के अंदर, हम लोग प्रस्तुत करेंगे राज्यसभा के अंदर। जो प्रावधान इस बिल के अंदर है मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत से देश हैं, हमसे बड़े, हमसे अमीर, लेकिन भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जहाँ पर हमने ये कानून बनाने जा रहे हैं कि हर बड़ी कंपनी जो मुनाफा कमाती है वो अपने शुद्ध लाभ का 2% उन गांव इलाकों में स्पेंड करेगी, स्कूल, सड़क, पानी का व्यवस्था पैदा करेगी, जो उनकी एक ना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और इसमें सबकी सहमति हम लोगों ने ली है। 2% अपने लाभ का इन कंपनियों को निवेश करना पड़ेगा समाज के अंदर। ध्यान रखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लॉबिंग को भी आप ऊपर लेके आना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और उसमें उसको लेट द कंपनीज डिक्लेयर इट। जी, होना चाहिए। अगर आप किसी कानून में तब्दीली चाहती हैं, आप किसी पॉलिसी में चेंज चाहती हैं, आप अगर आके हमसे मिलती हैं एक मंत्री के रूप में, मैं आपको रिसीव करता हूं, आपकी बात को सुनता हूं, तो उसमें उसको डिफाइन करना चाहिए कि भाई हम इसके खिलाफ हैं या इसके पक्ष में हैं। ये कभी कभी जो बंद कमरों में बात कर लेते हैं, मुझे को कुछ बोल दिया, आपको कुछ बोल दिया, डिक्लेयर नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं करते हैं, वहाँ पर एम्बिग्विटी पैदा होती है। और लॉबिंग क्या चीज़ होती है? अगर आप किसी को कन्विंस करें, अगर कोई गांव के 10 प्रधान मेरे को आके बोलें कि यहाँ पे कुआं नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे या नहर का पानी वहाँ से जाना चाहिए, वो भी आके लॉबिंग कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि योजना गलत है तो ठीक करिएगा आप। अगर आप ऐसा आकर करती हैं तो क्या बुराई है इसके अंदर? लेकिन अगर कानून का कहीं उल्लंघन होता है, भारत के कानून का, तो उस पर हम लोगों को दंडित करना चाहिए। आज की डेट में अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से बात करिए सचिन, तो उनका जो पूरा अप्रोच हो कहते हैं वो आज की डेट में थोड़े डरने लगे हैं कंट्री में काम, देश में काम करने से। क्यों? हम लोग चाहते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इम्पेडिमेंट है। एक इंडेक्स आता है वर्ल्ड बैंक का ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि किस देश में कितना आसानी से आप कंपनी खोल के काम कर सकते हैं या फैक्ट्री लगा सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये भारत जैसे देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमारा वहाँ पे जो रैंकिंग है 132वां रैंक है 180 में से। तमाम दिक्कतें जो पैदा होती हैं उसको हम लोग कम करना चाहते हैं। बिल्कुल तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट करें जहाँ पर निवेश करने वालों को दिक्कत ना हो। जो छोटा लघु उद्योगपति है, छोटा कारखाना लगाता है, दुकान चलाता है, उसी को इतने झंझट झेलने पड़ते हैं म्यूनसिपैलिटी से लेके, स्टेट गवर्नमेंट से लेके, बाकी इंस्पेक्टर से। तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन ये कोई एक नेता, एक पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। इसमें सबको साथ होकर भारत के लिए काम करना पड़ेगा। वो वातावरण करने के लिए हम लोगों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं और मेरा मंत्रालय दिनों रात इसमें लगे हैं कि इस पूरे जो वायुमंडल हमारा है इस इकोनॉमी का, उसको हम लोग बेहतर बना सकें। सचिन, आप जैसे लोग जब राजनीति में आए, पॉलिटिक्स में आए, तो आप एक यंग जनरेशन, यंग मिनिस्टर्स, आपसे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस रही हैं। आप खुद को आज 8 साल के बाद सोचते हो कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस में आप कहाँ पहुँच पाए? बड़ा मुश्किल है कहना अनुराधा जी, क्योंकि आप इतनी बार यंग बोल रही हैं। अब मुझे भी 12-13 साल हो गए करते करते पॉलिटिक्स में, लेकिन इतना संतोष मुझे ज़रूर है कि मुझे 2 टर्म पार्लियामेंट में हो गई, कुछ वर्ष मैंने मंत्रालय में मंत्री ग्रुप में काम किया, और इतना संतोष मुझे है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मुझे बन पड़ सका
मैं नहीं कहता हूँ मैंने बहुत बड़े बदलाव कर दिए या मैंने पूरा व्यवस्था बदल दी हो, लेकिन आधा %, पौना %, 1% भी अगर कहीं बदलाव करने का मुझे मौका मिला तो मैंने पूरी कोशिश करी है। अच्छा किया बुरा किया इसका निर्णय तो इतिहास करेगा और जनता करेगी, लेकिन मैंने अपनी अंतरात्मा से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर कर काम करने की कोशिश करी है। सफल हुआ असफल हुआ इसका निर्णय भी मेरे ख्याल पब्लिक करे, जनता करे, मेरे मतदाता करें, बाकी देश के लोग करें, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। बहुत कुछ करना बाकी है। आपने टेरिटोरियल आर्मी क्यों ज्वाइन की सचिन? मेरे जो दादा थे वो फौज में थे, वो हवलदार थे। मेरे स्वर्गीय पिताजी एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे और मैंने जो पढ़ाई करी एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाई करी, और सारा जो हमारा परिवार है वो डिफेंस से बड़ा उठना बैठना यारी दोस्ती सब डिफेंस के परिवार वाले लोगों से थी। मुझे लगा कि ये मेरे लिए अच्छा मौका है कि एक औपचारिक रूप से एक कमीशन ऑफिसर अगर मैं बन सकता हूँ, और टेरिटोरियल आर्मी में ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा दिन आपको काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं एक MP हूँ, एक मिनिस्टर हूँ, इतना समय मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि, और मैं आपको सही बता रहा हूँ आपको, आप अगर वो वर्दी यूनिफॉर्म अगर पहन लें एक बार, ऐसा एहसास होता है कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, हम हर चीज़ को जीत सकते हैं। और वो वर्दी पहनने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ अपने कमीशन लेने के बाद, मेरे लिए ऐसा कोई दूसरा इंसिडेंस नहीं है जहाँ मैं अपने आप को इतना प्राउड महसूस मैंने किया हो। लेकिन मेरा मन था बहुत सालों से। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा इसकी समय सीमा उम्र क्या है? उन्होंने कहा साहब 40 साल से पहले करना है। 35 का मैं हो गया था, तो मैंने कहा कर अब नहीं किया तो फिर ये मौका निकल जाएगा। और एक सबसे जूनियर जो होता है लेफ्टिनेंट, वो पद मुझे मिला है। लेकिन मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं देश के लिए वर्दी पहनकर सेवा में कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आपके स्वर्गीय पिताजी राजेश पायलट जी खुद बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन रहे, माँ भी रही, तो आपने हमेशा यही सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में ही जाऊंगा? ऐसी कोई योजना नहीं थी। मेरे फादर का जब देहांत हुआ तो मैं 21 साल का था उस समय, लेकिन परिस्थितियां बदली और मैं अमेरिका में मैं पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने कुछ सीखा समझा अपने जीवन में, उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल मैं इस प्लेटफॉर्म से कर सकता हूं। फिर पार्टी ने मुझे मौका दिया 2004 में और मैंने पहला चुनाव अपना लड़ा। आपको अपने पिताजी की पॉलिटिकल कौन सी बात याद रहती? मैंने अपने फादर के जीवन में देखा था कि उन्होंने अपनी जड़ों को इतना मजबूत रखा है और कभी फ़र्क उन्होंने नहीं किया कि भाई ये फटे बनियान वाला है या सिल्क के कुर्ते वाला है, ये अमीर है गरीब है। जो जैसा आता था उसको मदद करने की कोशिश करते थे। मुझे तो लोग बहुत कहते हैं कि यार सचिन पायलट जी आप कभी हंसते नहीं हो, और मैं देखता था मेरे फादर हमेशा उनके मुंह पर मुस्कान रहती थी। तो मैंने कहा भाई मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा हंसने मुस्कुराने की, लेकिन उनका चेहरा मुझे याद है, हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे और कभी ज़्यादा टेंशन लेते नहीं थे। फौजी इंसान थे, मन में जो आता था बोल देते थे, और पॉलिटिक्स में ज़्यादातर लोग जो मन में होता है उसको बोलते नहीं हैं, तो उसका उनको नुकसान भी होता था, फ़ायदा भी होता था। लेकिन उन्होंने 19-20 साल में मैं समझता हूँ देश में एक अपना नाम कमाया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनको हमेशा उनके काम को और जिस तरह वो काम किया करते थे उसको याद रखता हूँ। आपकी पत्नी आपको आपके पॉलिटिकल काम में हेल्प करती हैं? सारा खुद भी वो पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं? देखिए घर में एक ही बॉस है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी दिक्कत होगी। लेकिन मेरी वाइफ मेरे इलेक्शन के हर प्रचार में मेरे साथ रहती हैं, सपोर्ट भी करती हैं, काम भी करती हैं, लेकिन मेरी पॉलिटिक्स में कभी इंटरफेयर नहीं करती। और वो खुद पॉलिटिक्स को अच्छी तरह जानती समझती हैं, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। एडजस्टमेंट्स कौन करता है, सचिन या सारा? मुझे कहना पड़ेगा कि लगभग 90% एडजस्टमेंट जो है वो सारा ही करती है, और मैं इतना नहीं कर पाता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। जिंदगी में आपको काफ़ी कुछ मिला, इसके आगे और तमन्नाएं क्या हैं? जितना मैं एक्सपेक्ट और डिज़र्व शायद नहीं करता हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिला है, तो मैं तो हमेशा ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ तक मुझे लेकर आए। अब आगे क्या होगा नहीं होगा ना तो मुझे जानकारी है और ना मुझे चिंता है। अब तक जो किया अच्छे से किया, आने वाले समय में जो करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यकुशलता, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वो सबसे बड़ी पूंजी वो होती है। तो ये थे सचिन पायलट आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।